नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बजट आ रहा है, मोदी सरकार का पहला बजट है और बजट वही जो अच्छे दिन लाए। लेकिन उससे पहले यहां पर आज हमारी ये खास पेशकश है बिल्डिंग ब्लॉक्स, इकोनॉमी के जो ब्लॉक्स हैं ये देखिए आप। यहां पर रुपया बना हुआ है, सेंसेक्स बना हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के दरमियान सेंसेक्स जो है करीब 655 पॉइंट पिछले 2 दिन में ऊपर नीचे हो चुका है और उससे लोगों को चिंताएं हैं। कैसे रिएक्ट करता है? घर के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे? रियल एस्टेट सेक्टर, इसको कैसे बूस्ट मिलेगा? इस बजट से बड़ा सवाल ये। 1000 रुपए के नोट सामने है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि 1000 रुपए के नोट वापस लेने चाहिए। लेकिन ये जो पिलर्स हैं, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इकोनॉमी के, हम इनकी बात कर रहे हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो पिलर्स हैं, जो बड़े बड़े मजबूत खंबे हैं, उनका क्या होगा आज इस बजट को लेकर। अगर आम जनता की बात की जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट वही जो अच्छे दिन लाए, तो आम जनता चाहती है कर को कम कर दिया जाए, आम जनता चाहती है कि सरचार्ज हटा दिया जाए, आम जनता ये भी चाहती है कि जो आयकर छूट की सीमा है वो 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी जाए, और आम जनता चाहती है कि जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजिशन है उसको 2 से बढ़ाकर उसको भी 2 कर दिया जाए। यानी कि आम जनता बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है देश के सामने। अगर मैक्रो लेवल पर बात की जाए तो कुछ और चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? सबसे प्रमुख इन्फ्लेशन को कम करना, जो डेफिसिट है उसको कम करना। लेकिन क्या आम आदमी और क्या खास आदमी? मोदी के पिटारे में सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा। सुबह 11 बजे, यानी आपसे ठीक कितने घंटे के बाद, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 7:30 बजे इस वक्त आपकी घड़ी में मोदी सरकार का पहला बजट लोकसभा में होगा और वित्त मंत्री अरुण जेटली उम्मीदों का बजट लेकर आएंगे। थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया, हमारे सहयोगी वित्त मंत्री के घर के बाहर खड़े हुए थे। उनके घर के दरवाजे के बाहर झाड़ू लग रही थी। तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है, उसमें जो गंदगी है उसके ऊपर आज झाड़ू लगने वाली है। लेकिन झाड़ू लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि रेलवे बजट की अगर बात की जाए तो रेलवे बजट से तो ऐसा लगा कि कड़वा घूंट हमें पीना पड़ रहा है। कल के इकोनॉमिक सर्वे में भी ऐसे संकेत दिए गए कि कड़वा घूंट हमें पीना पड़ सकता है। इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर नौकरी पेशे वाले को राहत की सौगात मिले या ना मिले, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पे भी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। Then a time will come when bold decision making will be possible. चुनाव के पहले कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई हटी, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी। चुनाव के बाद अच्छे दिन आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए। चुनावी वादे भी पूरे करने हैं और देश की अर्थव्यवस्था को बुलेट रफ्तार भी देनी है। मोदी सरकार को 2 मोर्चों पर काम करना है। जाहिर है मोदी सरकार के पहले बजट में दोनों कोशिशें दिखेंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली अब से कुछ देर बाद मोदी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। उन पर उम्मीदों का भारी बोझ है। हर किसी की नजरें उन पर टिकी हैं। क्या आम आदमी, क्या खास आदमी और क्या कॉर्पोरेट्स, सबकी उम्मीदें बस यही हैं कि क्या उनके अच्छे दिन आएंगे। आम बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स राहत की रहती हैं। समाज का हर वर्ग इससे राहत चाहता है, जबकि टैक्स सरकारी खजाने भरने का बड़ा स्रोत है। नौकरी पेशे वाले तो बस इसी पर आंखें गड़ाए रहते हैं कि इनकम टैक्स में राहत मिली कि नहीं, और मिली तो कितनी। फिलहाल सालाना 2 लाख से नीचे की कमाई करने वालों को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इनकम टैक्स के 3 स्लैब हैं, 10%, 20% और 30%। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर सकती है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या 10 लाख से ज्यादा की कमाई करने वालों पर टैक्स का बोझ और डाला जाएगा। हैरानी तो यह है कि देश में इनकम टैक्स देने वालों की तादाद सिर्फ 2.1% है। इनमें से ज्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं।
मोदी सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस दायरे को बढ़ाया जाए। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाने और सेविंग्स के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार इनकम टैक्स में 80C के तहत छूट का दायरा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है। इसके अलावा होम लोन पर मिलने वाली छूट का दायरा भी बढ़ सकता है। मतलब नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे दिन लाना। अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार को देखते हुए ये संभव नहीं लगता कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स में कोई बढ़ोतरी करे। बढ़ती महंगाई इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने में ब्रेक का काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद तो यही है कि वित्त मंत्री टैक्स स्लैब में कोई बड़ा फेरबदल करें। ज्यादा से ज्यादा लोग ईमानदारी से टैक्स चुकाएं, इसलिए टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव जरूर हो सकता है। गाड़ियों और कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के उत्पाद शुल्क में पहले ही कमी की जा चुकी है, जो दिसंबर तक जारी रहेगी। हाँ, देखिए काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। अभी हमने जून के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। करीब 32% ग्रोथ है, डोमेस्टिक मार्केट में 31% ग्रोथ है और आफ्टर काफ़ी दिनों के बाद हमने 1 लाख के ऊपर गाड़ियाँ बेची हैं इस महीने के अंदर। और एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है कि हर सेगमेंट में ग्रोथ है। दैट्स एन एनकरेजिंग साइन। उम्मीद है कि इस लिस्ट में कुछ और सेक्टर जुड़ जाएं, लेकिन अच्छे दिन लाने के लिए सिगरेट और शराब पर और टैक्स लादे जाएं, इसकी पूरी उम्मीद है। ऋचा रावत और आशीष महर्षि के साथ आज तक ब्यूरो। एक बंगला बने न्यारा, एक सपना होता है हर एक का अपना एक घर बनाने का। परेशानी उन लोगों की भी ज्यादा है जो अपने घर की EMI चुका रहे हैं। कहते हैं कि आजकल लोग नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि घर चलाना है, इसलिए करते हैं क्योंकि EMI चुकाना है। इन्हें भी मोदी सरकार से बेहद उम्मीदें हैं कि होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स जो छूट है वो बढ़ा दी जाए। इनका ये मानना है। और भी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ी और मदद मिले। कई सारी उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर की और आइए देखते हैं इसमें क्या अच्छे दिन आ सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका भी अपना एक घर हो? किसका सपना नहीं होता है कि उसका भी एक आशियाना हो, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो। किसका ये अरमान नहीं होता है कि वो अपने घर की चारदीवारी में रहे। कहते हैं कि सपनों की सीमा नहीं होती, लेकिन ये ख्वाब कुछ ऐसे हैं जिसे पूरा करने का दारोमदार अच्छे दिन लाने का दावा करने वाली मोदी सरकार पर है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी कई बार किया है। आज मोदी सरकार का पहला आम बजट है और इस बजट से खासकर उन लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं जिन्होंने नया घर खरीदने का सपना संजोया है या जो अपने मौजूदा घर की हर महीने EMI चुका रहे हैं। मोदी सरकार पर दबाव है कि वो कम से कम होम लोन पर ब्याज दर कम करे, लेकिन अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात में ये मुश्किल हो सकता है। लिहाजा मोदी सरकार के पहले बजट में होम लोन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स छूट बढ़ाने की मांग बढ़ गई है। फिलहाल इनकम टैक्स में होम लोन इंटरेस्ट की छूट 1.5 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। अगर होम लोन ब्याज पर छूट की सीमा 3 लाख कर दी जाए तो घर खरीदने वाले ग्राहकों और खरीद चुके लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हाउसिंग फॉर ऑल, अगर हिंदुस्तान में हाउस की समस्या दूर हो जाए बहुत बड़ी बात है। और उस समस्या को दूर करने में अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, हाँ। अगर हमें टैक्सेशन पर तवज्जो देनी पड़ती है या हमें छोटा सा रोजगार। आर्थिक सर्वे में इशारा है कि मार्च 2015 तक ही महंगाई में कमी देखने को मिल सकती है और इस लिहाज से ब्याज दरों में बड़ी नरमी की संभावना कम ही दिखती है। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कम से कम पहली बार मकान खरीदने के लिए लोन लेने वाले को इनकम टैक्स में होम लोन ब्याज की छूट मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने पर सहमति बन गई है। होम लोन चुकाने के लिए EMI देने के लिए मूल राशि यानी प्रिंसिपल का फायदा इनकम टैक्स के 80C छूट के दायरे में आता है। अगर 80C में मिलने वाली रियायत का दायरा बजट में बढ़ाया जाता है तो ज्यादा मूल राशि चुकाने वालों को फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर अपना घर का सपना पालने वालों की खुशियों की चाबी मोदी सरकार और उनके वित्त मंत्री पर है, जो ये तय करेंगे कि हर किसी को अपना घर देने का वादा आखिर वो कैसे पूरा करते हैं। आज तक ब्यूरो। बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या कोई बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो काफी ठंडा हाल है उसका। क्या कहें, अब लोग परेशान हैं, मकान ज्यादा हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है, और मकान जो बन रहे हैं उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी पैसा नहीं है।
अच्छे दिन का इंतजार अभी भी है। तमाम कोशिशों के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन्फ्लेशन हर कोई जानता है कितना परेशान कर रहा है, और उसके ज्यादा भी फूड इन्फ्लेशन। उम्मीद है कि वित्त मंत्री कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे आम जनता राहत की सांस ले पाएगी, यानी कि आपकी जेब जो हल्की हो रही है इसमें थोड़ा बहुत तो पैसे की गर्माहट होगी। हर तरफ हंगामा बरपा है, कहीं नारे लग रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोलती जा रही है। आलू आंखें दिखा रहा है तो टमाटर लाल हुआ जा रहा है, फिर प्याज आंसू क्यों ना निकाले। रोजमर्रा की जरूरत की हर चीजों का यही हाल है। साल भर में सबके दाम आसमान छूने लगे। सरकार बदल गई लेकिन महंगाई का मिजाज नहीं बदला। सरकार की तमाम कोशिशें रंग लाती नहीं दिख रही। अब तो नए निजाम भी बोलने लगे हैं कि जनता कड़वी दवा पीने को तैयार रहे। आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए। तो क्या मोदी सरकार के पहले बजट में कोई ऐसी कोशिश नहीं दिखेगी जिससे जनता को राहत मिले, महंगाई कम हो, आम आदमी के अच्छे दिन भी आए और सरकारी खजाना भी भरा रहे? मोदी सरकार के खजांची से कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं, पर यह जादू होगा कैसे? महंगाई कम हो नहीं रही, खराब मॉनसून डरा रहा है, सब्सिडी का बोझ बढ़ता जा रहा है, इराक संकट से तेल संकट का खतरा, औद्योगिक विकास सुस्त है, विदेशी निवेश में तेजी नहीं आ रही। ऐसे में कीमतें कम कैसे होंगी? आर्थिक सर्वे को बजट का ट्रेलर माना जाता है। बजट से ठीक पहले आए आर्थिक सर्वे से तो यही लगता है कि वित्त मंत्री फिलहाल मीठी गोली खिलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फिलहाल महंगाई जैसी है वैसी रहेगी, इसलिए जेब पे जो भार है वो बढ़ा रहेगा। तो मुझे लगता है 6 महीने और 1 साल के अंदर जो जेब पर जो बोझ है वो कम होगा। दिक्कत यह है कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में पुरानी सरकारों ने वो कदम नहीं उठाए जिसका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो छोड़ दीजिए, ज्यादातर आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करती है। सरकार की कई योजनाएं गरीबों के लिए हैं, मसलन खाद्य सुरक्षा, रोजगार गारंटी, मिड डे मील और इंदिरा आवास। इसके अलावा किसानों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें बिजली, पानी और खाद रियायती दरों पर उपलब्ध कराना पड़ता है। इन योजनाओं से सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ता है, लेकिन ये ऐसी योजनाएं हैं जिस कहीं ऐसा ना हो कि आज के बजट के बाद भी रेल बजट की तरह हमें सरकार को यही कहना पड़े, इस नहीं का कोई इलाज नहीं, रोज रोज कहते हैं वो आज नहीं। खैर, मोदी सरकार के पहले बजट में टैक्स और होम लोन में लोगों को बड़ी छूट की उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं लोग। लेकिन क्या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सस्ती हो सकती हैं? बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? अब आप बताइए, मोबाइल फोन सस्ता कर दिया लेकिन सब्जी महंगी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। मोबाइल फोन तो आप साल में 1 बार लेंगे या 2 साल में 1 बार लेंगे, लेकिन सब्जी तो रोज लेनी पड़ती है। इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर भी मोबाइल, लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें भी बजट के बाद गिर सकती हैं, और तो और मकान भी सस्ते हो सकते हैं। अपना आशियाना होने के साथ साथ लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जिंदगी से जुड़ी चीजों को भी उस आशियाने में जगह मिले, चाहे वो रोजमर्रा की चीजें हों या फिर आराम और विलासिता की। मोदी सरकार के पहले बजट से यही उम्मीद देश के लोगों को है कि अपने बंगले के साथ साथ इन पर भी हो उनका हक। वित्त मंत्री अरुण जेटली जब संसद में बजट पेश करेंगे तो आम जनता को यही भरोसा है कि बजट के उनके पन्नों से सस्ती हुई चीजों के ही नाम निकलेंगे। उम्मीदों और अटकलों के बिना पर यही माना जा रहा है कि जेटली आयात शुल्क घटाने का ऐलान कर सकते हैं। अगर आयात शुल्क कम होता है तो हर किसी की जरूरत बन चुका मोबाइल और सस्ता होगा। लैपटॉप के दाम भी गिर सकते हैं। एलसीडी और म्यूजिक प्लेयर की कीमतें भी गोता लगा सकती हैं। सामान्य कामकाज के बिजली के घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव के दाम भी घट सकते हैं।
गाड़ियों और उपभोक्ता सामानों की एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में दिसंबर तक कमी रखने के लिए सरकार के फैसले से छोटी कार, बड़ी कार, मोटरसाइकिल की कीमत 2014 तक नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा बजट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां भी सस्ती हो सकती हैं। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियों को टैक्स में छूट मिल सकती है। ट्रकों और बसों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे ऐलान किए जा सकते हैं। लोगों को भी आस है कि जेटली बजट के पिटारे से अच्छे दिन के लिए मुनादी कर सकते हैं। अब बजट जो है वो मोदी जी ने जो अपेक्षाएं जगाई हैं उसके अनुरूप रहे, लोगों को चीजें सस्ती मिले, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो। वित्त मंत्री अरुण जेटली रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश लाने के लिए भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में सर्विस टैक्स यानी सेवा कर में भी बदलाव हो सकता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए छोटे निवेशकों को भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे मकानों की कीमत में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। बजट वैसा हो जो हर मन को भाए। बेहतरी के लिए उम्मीदों की कोई सरहद नहीं होती, बस दारोमदार है वित्त मंत्री पर। चीजें सस्ती होने से कीमती जिंदगी भी सहज होकर चलती है। आज तक ब्यूरो। वो कहने के लिए हम पर इल्जाम लगा सकते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन हम भी जवाब दे सकते हैं कि इन ख्वाहिशों के ही बल पर आप सरकार में निकले। हमारी इस खास पेशकश में बजट वही जो अच्छे दिन लाए। हमारी ये खास पेशकश आज दिन भर जारी रहेगी, चाहे वो इंडस्ट्री हो या आम जनता हो, चाहे वो चौपाल हो, नुक्कड़ हो, गली का किनारा हो या फिर सीआईआई या फीकी हो। हम हर जगह मौजूद रहेंगे और आपके सामने एक एक पल के ऊपर एक एक रिएक्शन लाते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि हर सेक्टर का क्या रिएक्शन है बजट के ऊपर। लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे से वाराणसी के लिए भी स्पेशल पैकेज निकल सकता है। जाहिर सी बात है, क्यों ना निकले। वाराणसी प्रधानमंत्री की कर्म भूमि है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। चुनाव में जीत के बाद मोदी ने बनारस की तस्वीर बदलने का वादा भी किया है, इसलिए शायद बजट से यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद है। धर्म की नगरी काशी अब वीवीआईपी नगरी है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कर्मभूमि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं। बनारस की जनता ने उन्हें गले लगाया। अब वक्त है काशी को गले लगाने का। मोदी बखूबी जानते हैं कि काशी को अपनाने का मतलब क्या है, गंगा नगरी में आने के मायने क्या हैं। मोदी के खजांची अरुण जेटली आज अपने बॉस की कर्मभूमि पर काम करने के लिए खजाना जरूर खोलेंगे। आम बजट में बनारस को लेकर कई अनाउंसमेंट हो सकते हैं। मसलन गंगा की सफाई के लिए विशेष योजना, 4 लेन का होगा बनारस को जोड़ने वाला NH56, बनारस के विकास के लिए स्पेशल पैकेज, बनारस साड़ी उद्योग के लिए खास पैकेज। वाराणसी को हेरिटेज सिटी बनाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन यूनेस्को से यह दर्जा नहीं मिल पाया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी तो घोषित कर दिया गया, पर हजारों करोड़ के सरकारी प्रयासों के बावजूद गंगा का प्रदूषण नहीं खत्म हुआ है। इतना ही नहीं, बदहाली ने शहर के बौद्धिक शीर्ष विद्वानों को वाराणसी छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन अब बनारस के भी अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं, बनारस जगत गुरु बनेगा। माँ गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहर मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। शायद वो शब्द भी नहीं थे, मेरे अंतर मन में चल रही एक आध्यात्मिक प्रवाह की शब्द रूपी वो अभिव्यक्ति थी। और मैं आज भी जब माँ गंगा के चरणों में आया हूं, उसको और अधिक गहराई से अनुभव कर रहा हूं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली और NCR की भी बदलेगी। बजट से ठीक पहले मोदी कैबिनेट ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी। NH24 अब 8 लेन का होगा। NH58 और NH235 का भी विकास होगा। उम्मीद है कि वित्त मंत्री दिल्ली और NCR के लिए कुछ और सौगात लेकर आएंगे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। देखिए, वक्त हो गया मेरे लिए ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको एक चीज बता दें कि जैसे ही रेल बजट आया,
सेंसेक्स जो है, शेयर मार्केट जो है, तकरीबन 2% लुढ़क गया। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आया, फिर शेयर मार्केट लुढ़का और आज बजट आने वाला है। कड़वी दवा की बात बार बार की जा रही है, लेकिन इन 2 दिनों पर एक शेर अर्ज है और वो ये है कि नजर मिला के मेरे पास आके लूट लिया, नजर हटी कि मुस्कुरा के लूट लिया। बात करते हैं देश की 2 राजधानी की। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 राजधानी कैसे हो सकती हैं? भाई, देश की अगर राजनीति के लिहाज से और देश की राजधानी की बात की जाए, वो तो दिल्ली हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आर्थिक राजधानी की बात की जाए, जहां पर ये जो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, जहां पर स्टॉक मार्केट है, वो है मुंबई। यानी दिल्ली और मुंबई की अगर बात की जाए तो यहां के लोगों को क्या उम्मीद है, आइए देखते हैं। देखिए, हमारा बजट जो है बहुत कम है, 0.9% ऑफ जीडीपी है। 2002 प्लान जो नेशनल हेल्थ प्लान है, उसमें उन्होंने कहा था कि 2012 में 2.5% हो जाएगा। कम से कम अब 2014 हो गया, तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम 3% तो जीडीपी रखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यदि हम देखें तो हमारी 70% जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं और लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर ही नहीं मिल पाता। तो कम से कम ये 3% यदि जीडीपी का इस्तेमाल होगा तो कम से कम लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो तो अवेलेबल हो जाएंगी। एग्रीकल्चर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं उन्हें भी एक मतलब पब्लिक फ्रेंडली बनाने की आवश्यकता है और वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ये भी अब सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, आई वांट द इनकम टैक्स स्लैब टू चेंज, 2 से 3 जाना चाहिए। अगर आपका हाउसिंग लोन है, कार लोन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, आपको ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए बजट से। सीनियर सिटीजन्स पेंशंस वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक अग्रेसिव बजट होगा, पहला साल है उनका पावर में, दे विल ट्राई एंड शेक थिंग्स। I think the most important thing is simplification of this tax system. Right now we have various VATs, service taxes, irregularities between various states. So I think GST hopefully आएगा। मुंबई में समंदर है और ये जो पूरी सरकार चलाने की प्रक्रिया है, ये समुद्र मंथन के जैसा ही है। बस कम से कम इस बजट के बाद विष जनता ना पिए।